नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम करने वाले हैं टीजीटी हिंदी मेल का पेपर है। ये 28 अगस्त को हुआ है, शिफ्ट 3 में हुआ है ये पेपर। और इससे पहले हमने सेकंड शिफ्ट में जो मेल का पेपर हुआ था वो भी किया है। बाकी हमने टीजीटी हिंदी के अंतर्गत 2018 में जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे ही कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास मिल गई होंगी। और सारी की सारी क्लासेस हमारे चैनल पर हैं अवेलेबल। प्लेलिस्ट बनी हुई है डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के नाम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। तो आपको अगर नहीं मिली है तो वहाँ पर जाकर जाइए, आप वहाँ पर मिल जाएंगी आपको। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की ब्रजभाषा नहीं है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है और बघेली आती है। और कौन सी आती है? बघेली आती है। जो ये पहाड़ी लिखा है, ये पहाड़ी अपने आप में, जैसे पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये अपने आप में एक उपभाषा का इनका प्रकार है। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती है, गढ़वाली और कुमाऊनी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 103, देवनागरी लिपि के विकास में ज, ग और क ध्वनियाँ आई हैं। ये संस्कृत से ध्वनियाँ आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है। तालव्य वर्ण जो है हमारा फर्स्ट आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें पूरा च वर्ग आता है। च वर्ग में जितने भी वर्ण होंगे, पांचों इसके जो पांचों वर्ण आते हैं च वर्ग के। फिर इसमें या भी आता है, या के बाद इसमें दोनों ई आती है, छोटी ई और बड़ी ई, और इसमें तालव्य से भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा पहले वाला सही होगा। इसमें ई, य, स और च। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द बताना है तो माधुर्यता, माधुर्यता नहीं होगा, माधुर्य शुद्ध शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होता है अनुधन ए, सही आंसर, क्योंकि उ धन अ मिलकर व बनाते हैं, उधन अ मिलकर व बनाते हैं। और ये जो न है ये आधा हो जाता है, फिर ये आधा न व पर रखा जाएगा, ऐसे अन्वय बन जाएगा। ये ऐसे अन्वय बन जाएगा। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है? यम संधि का उदाहरण है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधि अगर आपने नहीं देखी तो संधि भी मैं करा चुकी हूँ, बहुत छोटा सा वीडियो है, उसका देख सकते हैं आप चैनल पर जाकर। ट्रिकी वीडियो है, उससे आपको समझ भी आएगा और कॉन्सेप्ट ध्यान भी रहेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। न कारण होगा न कार्य, सही आंसर हमारा न कारण होगा न कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है। कुरंग नहीं है, कुरंग हिरण का पर्यायवाची होता है। कुरंग किसका होता है? हिरण का पर्यायवाची होता है। बाकी सैंधव, घोटक और हय ये घोड़े के पर्यायवाची हैं, अश्व के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109, विवाद शब्द का विलोम होता है। जो विवाद शब्द है इसका विलोम होता है निर्विवाद। निर्विवाद हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। अनेकार्थी शब्द आयु नहीं है, आयु जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है। अर्थ संगत नहीं है तो वो टुक और टूक होता है, क्योंकि टुक का अर्थ होता है थोड़ा और टुक का अर्थ होता है टुकड़ा। ठीक है, एक टुक का अर्थ थोड़ा होगा पहले वाले का, और दूसरे का अर्थ होता है टुकड़ा। ये आपका यहाँ पर ठीक है। अंश और अंश, हिस्सा और कंधा होगा। अथक का मतलब होता है बिना थके। अकथ का मतलब होता है जो कहा ना जा सके। दंस का मतलब डंक होता है। और दस का मतलब होता है संख्या वाला 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 112। 112 में दिया गया है कि सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम आई, में भाववाचक संज्ञा बताना है। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ दौड़ शब्द में है। राइट आंसर हमारा दौड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 113,
संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य जो है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? इसमें संबंधवाचक है सर्वनाम का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से विशेषण छांटना है। विशेषण छांटिए, निम्नलिखित में से विशेषण छांटिए। तो गंभीर यहाँ पर हमारा विशेषण होगा। आप चाहें तो इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि श्यामा बहुत गंभीर स्वभाव की है, तो स्वभाव कैसा हुआ उसका? गंभीर हुआ। यहाँ हमारा ये सही होगा, गंभीर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 115, वह इधर उधर घूमती रहती है वाक्य में अव्यय पद है। इधर उधर घूमती रहती है वाक्य में जो अव्यय पद है वो इधर उधर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, चुप जुबान मत चलाओ। चुप जुबान मत चलाओ वाक्य में चुप क्या है? चुप बताना है, तो चुप तिरस्कार बोधक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम जाओ और खाना खाओ वाक्य में वाक्य कैसा है? वाक्य बताना है, तो आज्ञार्थक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता? विशेषण पद का जब हम परिचय देते हैं तो वहाँ हमें क्रिया को बताना आवश्यक नहीं होता। देखिए इसका जो सही आंसर है वहाँ क्रिया होगा, क्योंकि लिंग वचन और विशेष्य हमें बताना आवश्यक होता है बट क्रिया को बताना आवश्यक नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, सजल नीरद सी कला कांति थी। सजल नीरद सी कला कांति थी पंक्ति में रेखांकित अंश में अलंकार बताना है। सी यहाँ पर आया है तो उपमा अलंकार होगा। सही आंसर हमारा उपमा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति को कहते हैं अभिधा। शब्द शक्ति जो है वो कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है अभिधा, पहली होती है अभिधा, दूसरी होती है लक्षणा और तीसरी होती है व्यंजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? तो मानक जो है वो संबंध की वर्तनी मानक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान की अगर बात करते हैं तो मूल संविधान में हमारे 14 भाषाएं थी। इसके बाद में एक संविधान संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन, जो कि हमारा संविधान संशोधन होता है 21वां, वो होता है 1967 को। 1967 को ये संविधान संशोधन होता है और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ दिया जाता है संविधान में। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है और 71वें संविधान संशोधन ये 1992 में होता है। इसके द्वारा 3 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। फिर होता है 92वां संविधान संशोधन। आप चाहें तो याद रखने के लिए इन दोनों को प्लस भी कर सकते हैं। 92वां संविधान संशोधन होता है और ये संविधान संशोधन हमारा 2003 में होता है। इसके द्वारा संविधान के अंतर्गत जोड़ी जाती है 4 और भाषाएं, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। ये भाषाएं और जोड़ी जाती हैं। और वर्तमान समय में जो है हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। तब जाकर हमारी एक यहाँ पर प्लस कीजिए, 3 यहाँ पर प्लस कीजिए और 4 यहाँ पर प्लस कीजिए, कितनी हो जाती हैं टोटल? तो 22 भाषाएं हो जाती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उपर्युक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, यह वाक्य है। यह वाक्य कार्यालयीन भाषा का वाक्य है। कार्यालयीन भाषा का वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, जो भाषा 2 या फिर 2 से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वो कैसी भाषा होती है? संपर्क भाषा कहलाती है। वह संपर्क भाषा का एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? राजभाषा आयोग को गठित करने का जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 344 में किया गया है। आर्टिकल 344 में किया गया है। और मैं इसको बता दूं आपको कि ये जो भारतीय संविधान है उसके भाग 17 के अंतर्गत आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल
51 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है और आर्टिकल 44 में प्रावधान किया गया है कि राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा और गठन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। दूसरा और चौथा जो है वो प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग होते हैं हमारी वर्णमाला के अंतर्गत। क च ट त प ये वर्ग होते हैं और इनमें दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण कहलाता है। अल्प प्राण होते हैं। अगर बात अल्प प्राण की जाती तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा आ जाता, ये आ जाते आपके अल्प प्राण के अंतर्गत। और दूसरा तथा चौथा जो है ये आ जाएंगे आपके महाप्राण के अंतर्गत। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 127, री स्वर की ध्वनि, री स्वर की मात्रा का जो प्रयोग है वो कौन से शब्द में किया गया है? री स्वर की मात्रा का प्रयोग मातृभूमि में किया गया है। सही आंसर हमारा यहाँ पर मातृभूमि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र जी परख और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रेमचंद को युग कहने का जो आधार है वो क्या है? वो उपन्यास है। इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता था प्रेमचंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रों मर्जानी उपन्यास की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती जी मित्रों मर्जानी उपन्यास की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी कहानी में नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है? तो परिंदे कहानी इसके अंतर्गत, इसमें क्या है, नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है परिंदे कहानी में। परिंदे कहानी के अगर प्रकाशन वर्ष की बात करते हैं तो 1960 इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगर प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो 1960। और ये कहानी जो है वो निर्मल वर्मा की है। किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा जी की कहानी है ये, निर्मल वर्मा जी। यहीं से मानी जाती है आपकी नई कहानी की शुरुआत। गरीबी हटाओ कहानी किसकी है? अगर पूछ लिया जाए कि गरीबी हटाओ कहानी किसकी है तो गरीबी हटाओ ममता कालिया की कहानी है। गरीबी हटाओ किसकी? ममता कालिया जी की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी में एक और देख लेते हैं, रुकिए। रविंद्र कालिया, सॉरी ममता कालिया नहीं होगा यहाँ पर, गरीबी हटाओ जो है वो रविंद्र कालिया की कहानी होगी। गरीबी हटाओ रविंद्र कालिया, इसको ध्यान रखेंगे। वो गलती से कालिया के दिमाग में होते होते ना ममता कालिया एकदम आ गया माइंड में। तो चलिए ये तो हो गई हमारी रविंद्र कालिया की। और एक और मैं आपको बता दूं, जहाँ लक्ष्मी कैद है ये किसकी है? जहाँ लक्ष्मी कैद है ये राजेंद्र यादव जी की है। प्रसिद्ध कहानी है इनकी जहाँ लक्ष्मी कैद है। इसका टाइम पीरियड जो होगा वो 1957 होगा। लक्ष्मी कैद है इसका टाइम पीरियड 1957 होगा और ये राजेंद्र यादव जी की होगी। बदबू कहानी जो है वो शेखर जोशी की है। बदबू जो है वो शेखर जोशी की है, ये याद रखेंगे। ठीक है, गरीबी हटाओ का प्रकाशन वर्ष भी मैं बता देती हूँ आपको, 1976 होगा। और ये रविंद्र कालिया, इसको राजेंद्र ही बार बार ये दिमाग से हट रहा है। ठीक है, याद रखेंगे रविंद्र कालिया की कहानी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी समय लग गया इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, नाटक को पंचम वेद किसने माना है? तो भरत मुनि जी ने माना है नाटक को पंचम वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार जो है वो मोहन राकेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मवीर भारती कृत अंधा युग किस श्रेणी का नाटक है? ये अंधा युग जो है वो गीति नाट्य है। अंधा युग गीति नाट्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेशमिटाई एकांकी के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा रेशमिटाई एकांकी के रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लबड़ घोंघो एकांकी संग्रह है, ये बद्रीनाथ भट्ट जी का है। लबड़ घोंघो एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट जी का है। और इन्होंने, बद्रीनाथ भट्ट जी ने हास्य व्यंग लिखा है। ये बहुत ही मर्मस्पर्शी लेख होते थे इनके। वेन, इनका एक वेन चरित्र और एक दुर्गावती
भी इनके प्रमुख नाटक हैं बद्रीनाथ भट्ट जी के। दुर्गावती और वेंचरित्री, इसको भी याद रखेंगे। बद्रीनाथ भट्ट जी के जो हैं प्रमुख नाटक हैं। लबडो घोघो एकांकी संग्रह, ये भी बद्रीनाथ भट्ट जी का ही है। सही आंसर हमारा बद्रीनाथ भट्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है, पर्दे चुलिका कहलाती है। पर्दे के पीछे का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? नेपथ्य बोलते हैं। और ये दी जाने वाली जो सूचना है इसको हम क्या बोलते हैं? चुलिका। ठीक है, ये याद रखेंगे। और एक और मैं बता दूं आपको, अगर आपको स्पीड ना थोड़ी कम लग रही है तो आप स्पीड बढ़ाकर भी क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, मुझे तो लगता है कि ठीक है, नॉर्मल में समझने के लिए तो यही स्पीड होनी चाहिए। और क्योंकि हमें क्वेश्चन देखने हैं, समझने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए। आपको कम लग रही होगी तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा अपनी क्लास में। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है, विचारात्मक जो निबंध है इनकी शैली धारा शैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 140। सरदार पूरण सिंह का निबंध है मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है भाई? सरदार पूरण सिंह जी का निबंध है। सरदार पूरण सिंह जी ने 6 निबंध लिखे हैं। इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं कुल। और ये 6 निबंध हैं। इनमें एक तो आ जाता है आपका मजदूरी और प्रेम, दूसरा आता है आचरण की सभ्यता, फिर तीसरे नंबर पर आता है सच्ची वीरता, चौथे नंबर पर एक इनका पवित्रता है, और पांचवें नंबर पर आप कन्यादान को ले लो, और छठे नंबर पर एक आता है इनका निबंध सरदार पूरण सिंह जी का अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन। एक इनका पूरा ये मतलब इसके निबंध का पूरा नाम है अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन। तो ये 6 निबंधों की रचना जो है इन्होंने की है सरदार पूरण सिंह जी ने। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा नेक्स्ट 141। लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग निबंध लिखे हैं, तो ये बाल मुकुंद जी गुप्त ने लिखे हैं। लॉर्ड कर्जन और उनकी नौकरशाही पर चुभते हुए निबंध लिखे हैं बाल मुकुंद गुप्त ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है अर्थार्जन की अपेक्षा शर्म को महत्व देने वाले निबंधकार हैं। अर्थार्जन की अपेक्षा जो शर्म को महत्व देते हैं वे अध्यापक पूरण सिंह जी हैं। अर्थार्जन की अपेक्षा शर्म को महत्व दिया है तो वो सरदार अध्यापक पूरण सिंह जी ने दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन होगा महादेवी वर्मा का संस्करण संस्मरण है वो नहीं है, संस्मरण नहीं है, तो स्मृति की रेखाएं भी है, अतीत के चलचित्र भी हैं, अतीत लिखा है यहाँ पर, अतीत होना था, पथ के साथ ही ये भी है, लेकिन हमारे हमारे आराध्य नहीं है। हमारे आराध्य यहाँ पर नहीं होगा। हमारे आराध्य किसका है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है और 1952 का है। 1952 का है और लिखा किसने है? बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी जी का ये है हमारे आराध्य। बाकी तीनों जो संस्मरण है, पथ के साथ ही, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये है महादेवी वर्मा जी के। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। निराला जी के जीवन पर 3 खंडों में जो जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं उनको हमें बताना है। रामविलास शर्मा जी इन्होंने लिखी थी निराला के जीवन पर 3 खंडों में निराला की साहित्य साधना नाम से। 1969 की रचना ये जीवनी है, रामविलास शर्मा जी की रचना है जो जीवनी परक रचना है। ठीक है, और चलिएगा आगे देखते हैं। अगर हम आपसे कहें कि पहली जीवनी किसने लिखी थी तो क्या आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि पहले जीवनीकार कौन है हिंदी में लिखने वाले? चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी कि हिंदी के जो प्रथम जीवनीकार हैं वे आते हैं गोपाल शर्मा शास्त्री। ठीक है, और दयानंद दिग्विजय को लिखा था इन्होंने 1881 में, और ये हिंदी के पहले जीवनीकार माने जाते हैं गोपाल शर्मा शास्त्री जी। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है ये आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 146 है यात्रिक शीर्षक यात्राव्रत की लेखिका है। यात्रिक शीर्षक जो यात्राव्रत है इसकी लेखिका है शिवानी देवी। शिवानी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 147। हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज माना जाता है तो लक्ष्मीपुरा को माना जाता है। और लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज किसका है ये मैं आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप ये मुझे बताइए, लिखकर बताना कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन तो आपके लिए भी बनता है, ठीक है, लिखकर बताइएगा कि आप ये किसका रिपोर्टाज है। देखिए जो लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज है वो लिखा किसने ये तो आप ही बताएंगे, इसको मैं नहीं बताने वाली। लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि ये रूपा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। रूपा पत्रिका में वर्ष 1938 में प्रकाशित हुआ था। और प्लॉट का मोर्चा जो है ये शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज है। नेपाली क्रांति की अगर बात करते हैं, प्लॉट का मोर्चा में बता दिया शमशेर बहादुर सिंह का है। नेपाली क्रांति की अगर बात करते हैं तो नेपाली क्रांति जो है और श्रुत अश्रुत, नेपाली क्रांति कथा और श्रुत अश्रुत, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के रिपोर्टाज हैं। ये दोनों ही रिपोर्टाज किसके हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी के हैं। और ये शमशेर बहादुर सिंह का है। लेकिन ये आप ही बताएंगे ये किसका रिपोर्टाज है। लक्ष्मीपुरा रूपा पत्रिका में हुआ था ये प्रकाशित, इसको ध्यान रखेंगे। हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चितवन की छाँव के रचनाकार कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र चितवन की छाँव के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है। जीवनी लेखक नहीं है तो जीवनी लेखक हरिशंकर परसाई नहीं है। राइट आंसर हमारा हरिशंकर परसाई होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जो प्रगतिवादी चिंतकों को में नहीं है वह है। जो प्रगतिवादी चिंतकों में नहीं है वह है भोला शंकर व्यास। ये प्रगतिवादी चिंतकों में नहीं है। बाकी नामवर सिंह त्रिलोचन और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ये हमारे प्रगतिवादी चिंतकों में से हैं। भाषा की सभा की सभ्यता, सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? संस्मरण की बात हो रही है और ये सभा की सभ्यता जो संस्मरण लिखा था, इस शीर्षक से संस्मरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 151 हो गया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 152 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अरे ये यवार याद रहेगा आगे की रचना है। अरे ये यवार याद रहेगा आगे की रचना है। मुझे नहीं लगता इस पर थोड़ा भी हमें समय एक्स्ट्रा देना चाहिए क्योंकि ये सभी को अधिकतर मालूम होता है। बहुत ही फेमस इनकी रचनाएं हैं। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। आदिकाल के साहित्य में जो उपेक्षित रहा है तो वो राष्ट्रीय चेतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 154। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी, जो प्रधान भाषा थी वो डिंगल पिंगल मिश्रित थी। डिंगल पिंगल मिश्रित इनकी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा ये डिंगल पिंगल मिश्रित हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा 155 क्वेश्चन। 155 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पुस्तक जलन हाथ दई चले गजानन नृपकाज, यह पंक्तियां किससे संबंधित है? चंद्र बरदाई जी की पंक्तियां हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157। लाज न आवत आपको दौर आए हो साथ, दौरे आए हो साथ, पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां तुलसीदास जी से संबंधित है। जब ये अपनी पत्नी के प्रेम में इस कदर लीन थे और इन्होंने बारिश देखी ना धूप ना इन्होंने बारिश को देखा, ना इन्होंने आंधी तूफान देखा, और ये उनके पीछे पीछे जैसे ही वे अपने मायके गई थी तो वहीं पहुंच गए थे। तब उनकी पंक्ति ने, इनकी जो पत्नी है, पत्नी ने ये पंक्तियां इनसे कही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला हमारा 158। 158 कहा जा रहा है कि ज्ञान आश्रयी शाखा से संबंधित है। ज्ञान आश्रयी शाखा जो है वो किससे संबंधित है? वो कबीरदास जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 159। कबीरदास जी की भाषा को क्या कहा गया है? सदुखड़ी कहा गया है कबीरदास जी की भाषा को। अगला क्वेश्चन आता है 160। रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है। रीति मुक्त धारा में जो है श्रृंगार चित्रण प्रमुख रहा है। राइट आंसर हमारा श्रृंगार चित्रण होगा। रीति मुक्त धारा में श्रृंगार चित्रण प्रमुख होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 161। हाँ 161 है। और जगत विनोद किस कवि की रचना है? जगत विनोद की बात करते हैं तो ये पद्माकर जी की रचना है। जगत विनोद पद्माकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पंक्तियां हैं,
इंद्र जमी जंब पर बाढ़व बाढ़व सुअंब पर। इंद्र जमी जंब पर बाढ़व सुअंब पर, रावण संब पर रघुकुल राज है। रावण संब पर रघुकुल राज है। ये पंक्तियां पूछी जा रही है किसकी है, तो ये भूषण जी की पंक्तियां हैं। इंद्र जमी जंब पर बावड़ सुअंब पर, रावण संब पर रघुकुल राज है, पंक्तियां भूषण जी की हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 163। आदिकाल को गद्यकाल किसने कहा? आदिकाल को आधुनिक काल को, सॉरी यहाँ आधुनिक काल है, आदिकाल मुझे लगा आदिकाल है। आधुनिक काल को बात कही जा रही है गद्यकाल कहने की, तो गद्यकाल कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। आधुनिक काल को गद्यकाल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। जयद्रथ वध रचना है किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है जयद्रथ वध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 165। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्तियां किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की है? तो वे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। द्विवेदी युग के कवि हैं ये, और सारी की सारी रचनाएं इन्होंने अपनी ब्रजभाषा में ही लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद को मधुचर्या कहने वाले कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, छायावाद को जिन्होंने मधुचर्या कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं आता है? नहीं में आंसर देना है, तो प्रसाद जी हैं, पंत भी हैं, महादेवी वर्मा भी हैं, निराला इन्होंने नहीं दिया। निराला होना चाहिए था यहाँ पर, मैथिली शरण गुप्त की जगह निराला होता। सही आंसर हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी होते। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ है, प्रगतिवाद का जो आरंभ हुआ है 1936 से हुआ है। सही आंसर हमारा 1936 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है, प्रगतिवाद को जो वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है वो कार्ल मार्क्स से मिली है। कार्ल मार्क्स से प्रगतिवाद की वर्ग संघर्ष की इनको प्रेरणा मिली है, प्रगतिवाद को। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन होगा हमारा 171। प्रयोगवाद इष्ट नहीं वर्ण साधन है, प्रयोगवाद इष्ट नहीं वर्ण व साधन है, यह कथन अज्ञेय का है। सही आंसर इसमें अज्ञेय होगा। अगला क्वेश्चन 172। तार सप्तक के कवियों को राहु का अन्वेषी किसने कहा है? अज्ञेय जी ने कहा है राहु का अन्वेषी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है, प्रयोगवाद की हमें सबसे बड़ी विशेषता बतानी है, दर्शन से मुक्ति प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174। दुख सबको मांझता है, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, दुख सबको मांझता है, ये प्रसिद्ध पंक्तियां आगे की है, रिपीटेड है, अभी 18 में ही रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाभारत के पात्रों पर आधारित रचना है, महाभारत के पात्रों पर जो आधारित रचना है वो अंधा युग है, जो कि महाभारत के पात्रों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176। मुझे चांद चाहिए विधा है, उपन्यास विधा है मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए जो उपन्यास है ये सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है, 1993 का उपन्यास है, 1993 का ये उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा जी का। और इसके अलावा इनके 2 उपन्यास और हैं जो काफ़ी फेमस हैं, अंधेरे से परे तथा दूसरा जो उपन्यास है वो है दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। एक अंधेरे से परे जो है वो 1980 की रचना है, और दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता ये 1998 की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे मुझे चांद चाहिए, ये होगा हमारा सुरेंद्र वर्मा जी का। नेक्स्ट है साय में धूप किसका है? साय में धूप गजल संग्रह है, किसका होगा ये साय में धूप? बताइए। दुष्यंत कुमार, इनको गजल सम्राट के नाम से भी जाना जाता था, दुष्यंत कुमार को। और साय में धूप इसका जो टाइम पीरियड है इसकी अगर बात करते हैं तो ये होगा हमारा, इसके टाइम की बात करते हैं तो 1975 होगा, 1975 इसका टाइम पीरियड होगा। दुष्यंत कुमार जी को गजल सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे सूर्य का स्वागत हुआ, आवाज़ के घेरे हुए तथा जलते हुए वन का वसंत, इनके अन्य काव्य संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा
178 संसद से सड़क तक किसकी रचना है? सुदामा पांडे धुमिल जी की रचना है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धुमिल की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 179। हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री के नाम से लिखता था? हिंदी में यात्री के नाम से जो लिखते थे, रचना करते थे यात्री नाम से, यात्री के उपनाम से, वो नागार्जुन जी थे। हिंदी में ये रचनाएं यात्री नागार्जुन के नाम से और मैथिली में यात्री के नाम से करते थे। ठीक है, मैथिली भाषा में यात्री के नाम से, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 180। गा कोकिला बरसा पावक कण, गा कोकिला बरसा पावक कण पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आ जाता है हमारा 181। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? मैथिली माखनलाल चतुर्वेदी जी का ये उपनाम है, एक भारतीय आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 182। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वह देवनागरी लिपि है। सही आंसर होगा देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 183। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता है? 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है प्राकृत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184। जो शब्द संस्कृत में सीधे हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? वे तत्सम कहलाते हैं। जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आ जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 185। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं इनका विकास संस्कृत भाषा से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पैराग्राफ आपको मिलेगा यहाँ और इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी के बाद पैराग्राफ के अकॉर्डिंग उनका आंसर देना होता है। चलिए क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न कि बहुविज्ञापित जो शीतल पेय हो हैं उनसे सुधरती है, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे कूड़ा खाद्य हैं। वे क्या है? कूड़ा खाद्य बता दिया गया है, उन्हें खाद्य के रूप में कूड़ा बता दिया गया है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, वर्गों की जो दूरी है वो दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से। सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी और हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता है उसका ह्रास हो रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित है, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तत्कालीन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। जो झूठी तुष्टि दिलाते हैं उनका हम पीछा कर रहे हैं। मर्यादा टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रीयता बढ़ रही है और स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, किंतु बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? किस बिंदु पर, ये पूछ रहे हैं, किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा, हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें और अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक कड़ी चुनौती है। इससे संबंधित जितने भी पैराग्राफ से संबंधित जितने क्वेश्चंस होंगे वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। इस संस्कृति का फैलाव का परिणाम क्या होगा में किस संस्कृति की बात हो रही है, इसमें किस संस्कृति की बात हो रही है? तो यहाँ जो संस्कृति की बात हो रही है वो उपभोक्ता संस्कृति की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि शीतल पेय आदि को बताया जाता है हानिकारक बताया जाता है या अखाद्य वस्तुएं हैं? ये हानिकारक तो होती ही हैं, अखाद्य वस्तु यहाँ बताया जा रहा है
कूड़ा खाद्य बताया जा रहा है। ये खाने योग्य चीज़ें नहीं हैं। पर अपनी बुनियाद का पर कायम रहें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे का क्या आशय है? अपनी संस्कृति को ना छोड़ें। आप चाहे कोई भी काम कर लें, कहीं भी चले जाएँ, देश विदेश के किसी भी देश के इस धरती के किसी भी कोने पर रहें, लेकिन अपनी संस्कृति को ना छोड़ें। बात होती है कि पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो, खा लो, लेकिन पिज़्ज़ा बर्गर पर आप निर्भर नहीं रह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संस्कृति क्या नहीं कर रही है? उपभोक्ता संस्कृति क्या नहीं कर रही है? उपभोक्ता संस्कृति, इसका आंसर होगा राइट हमारा, नैतिकता को बढ़ा रही है। नैतिकता को बढ़ा रही है। क्या नहीं कर रही है? तो ये नैतिकता को बढ़ा रही है। अगला जो आंसर होगा क्वेश्चन हमारा, जीवन में अशांति पैदा होने का क्या कारण है? जीवन में अशांति पैदा होने का कारण है जीवन स्तर का अंतर, इसलिए अशांति हो गई है जीवन में। आगे देखिए, पैराग्राफ के बाद कुछ क्वेश्चंस और आएंगे हमारे, उनको भी हम यहीं पर करेंगे, देखिएगा। ये शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि 190 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 191 आता है और ये थोड़े लेंथी हैं, तो मुझे छोटा करना पड़ेगा फॉन्ट अपना। चलिए देख लेते हैं, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया कौन, क्या और कैसे का एकीकरण है? निम्नलिखित में से कौन इस प्रक्रिया में कौन का गठन करता है? विकास का संज्ञानात्मक स्तर हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निरंतर शिक्षा प्रक्रिया छात्रों और शिक्षकों की भागीदारी किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली की विशेषता है? तो यह है औपचारिक शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया में दो चरण शामिल होते हैं, एक प्रारंभिक चरण होता है, दूसरा चरण निम्नलिखित में से क्या सीखने का वास्तविक चरण है? सीखने का वास्तविक चरण होता है, सही आंसर हमारा बुद्धिमत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता को डैश के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो बुद्धिमत्ता को जो है वो ज्ञान और अनुभव के संयोजन में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेवंत परिवार का मुखिया है, रेवंत परिवार का मुखिया है और संपत्ति का नेतृत्व और नियंत्रण रखता है, क्योंकि वह निम्नलिखित में से किस सामाजिक प्रणाली का पालन करता है? वह पितृसत्ता का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीसी के अध्यापन सामग्री और ज्ञान, ज्ञान के अर्थ डैश है? ज्ञान के अर्थ छात्रों को जानना, ये ज्ञान इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? हम छात्रों को जानते हैं, छात्रों को जानना है। नेक्स्ट, सही उत्तर का चयन करना है। पाठन से पूर्व इसमें से किस विषय में क्रियाशीलता आवश्यक है? क्योंकि यह भविष्यवाणियों और शब्दावलियों के साथ छात्रों का स्थान ले लेती है, छात्रों का स्थान ले लेती है, तो ये विज्ञान है। सही आंसर इसका हमारा विज्ञान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य पूर्ण करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। डैश वह है जो ध्वनि सदृश्य अनुभूति देता है? वो संगीत है जो ध्वनि सदृश्य अनुभूति देता है, संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शून्य पाठ्यक्रम का वर्णन करता है? तो वे, सही आंसर होगा वे उपविषय जो कि पाठ्यक्रम में से हटा दिए गए हैं, वे उपविषय जो कि पाठ्यक्रम में से हटा दिए गए हैं, यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही प्रक्रिया चुनें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही प्रक्रिया चुनें। तो एक समावेशी कक्षा के आदर्श व्यवस्थापन सेटअप में विशिष्ट शिक्षा आवश्यकताओं वाले छात्र हैं, और इसमें बताना है हमें कि क्या इसमें सही है। कक्षा के शेष विद्यार्थी के साथ कक्षा में तितर बितर हो गए हैं, कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ कक्षा में तितर बितर हो गए हैं। कैसे? कि एक समावेशी कक्षा के आदेश व्यवस्थापन जो कि सेटअप में है, व्यवस्थापन में विशिष्ट शिक्षा आवश्यकताओं वाले छात्र हैं जो कि कक्षा में शेष विद्यार्थियों के साथ कक्षा में तितर बितर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन तो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा 200, यहाँ पर हमारे हो जाते हैं समाप्त। और कैसा लगा आपको क्लास, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए क्लास को, हमारे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आएँ। किस टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं ये भी बता सकते हैं, मैं पेपर सेट के अलावा उस टॉपिक पर भी आपके लिए क्लास लाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक और नई बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।